नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं और दृष्टि जुडिशरी के हमारे इस प्रयास का लाभ उठा रहे हैं। हमारी निरंतर कोशिश यही है कि हम आप तक विधि की बेहतर जानकारी लेकर आएं और आम नागरिकों को और विधि के छात्रों को, लॉ स्टूडेंट्स को, स्पेसिफिकली उन एस्पिरेंट्स को जो जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको हम जितना ज्यादा लाभ दे सके और जितनी ज्यादा मदद कर सके, हमारा प्रयास आशा करते हैं कि सफल हो रहा है। और आज हम एक ऐसी डिस्कशन आपके साथ लेकर आए हैं जो एग्जामिनेशन में बहुत बारी पूछी जाती है। आमतौर पे हो सकता है आपने कभी इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना भी हो, लेकिन जो कंफ्यूजन है इस कॉन्सेप्ट को लेकर, जो लैक ऑफ क्लैरिटी है, वो बहुत ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं ब्लू पेंसिल रूल या ब्लू पेंसिल डॉक्ट्रिन की, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत आती है या कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंतर्गत आती है एसेंशियली। देखिए, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की संविदा की बात करते हैं तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस हम देते हैं वो है इंटेंशन ऑफ द पार्टीज को। मान लीजिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा है किसी के साथ कि मैं अपना घर 1 लाख रुपए में एक व्यक्ति को बेचूंगा, और वह व्यक्ति कहता है कि हां, मैं आपका ये घर 1.5 लाख रुपए में खरीदने को तैयार हूं। मैंने तो ऑफर दिया था 1 लाख रुपए का, सामने वाले व्यक्ति ने एक्सेप्ट करा 1.5 लाख रुपए का। लॉजिक नहीं बना इस बात का, क्योंकि ये एसेंशियल है कि जो मैं कह रहा हूं, जिस चीज का ऑफर मैंने दिया है, जिस घर के लिए दिया है, जितनी रकम में मैंने दिया है, सामने वाला व्यक्ति एग्जैक्टली उसी चीज के लिए उसी रकम पे अग्री कर जाए, यानी कि एक्सेप्टेंस दे दे, सो दैट अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फॉर्म्ड। ये बेसिक प्रिंसिपल सबको पता हो। कहने का तात्पर्य, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। जो हमारी इच्छा है वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में बहुत स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए। इट शुड बी मैनिफेस्ट एज टू व्हाट द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज। moreover I also want to bring this to all of your attention that जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस की बात करेंगे पार्टीज की, तब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। और वह इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जिसका हम ख्याल हमेशा रखते हैं वो है फ्री कंसेंट का, अग्रीइंग टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस का, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का, लीगैलिटी ऑफ कंसिडरेशन का। ये बहुत वाइड कॉन्सेप्ट्स हैं। फ्री कंसेंट यानी कि आप पे किसी तरीके का दबाव नहीं है, आपके साथ कोई छल कपट, छलावा, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हुई है, ना कि आपने कोई गलती कर दी है कॉन्ट्रैक्ट की भाषा को या कॉन्ट्रैक्ट के इफेक्ट को समझने में। कंसेंसस एड आइडम, दैट इज अग्रीइंग टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मैं कह रहा हूं आपको कि मैं अपनी काली गाड़ी आपको बेचूंगा, आप कह रहे हैं कि मैं आपकी सफेद गाड़ी खरीद लूंगा। यू आर नॉट अग्रीइंग टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मैं भी गाड़ी ही बेच रहा हूं, आप भी गाड़ी मेरी ही खरीदने की बात कर रहे हैं, पर मैं अपनी काली गाड़ी बेचने की बात कर रहा हूं, आप सफेद गाड़ी के लिए अग्री कर रहे हैं। यू आर नॉट अग्रीइंग टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। वेरी सिंपल। देयर शुड बी लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लीगैलिटी ऑफ कंसिडरेशन। क्या मतलब इस बात का कि जो कॉन्ट्रैक्ट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो लीगल होना चाहिए, वो अनअधिकृत नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करूं कि मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, अगर आपने सामने वाले व्यक्ति के सोने का हार चुरा लिया, तो क्या मैं एक क्राइम कमिट करने का, एक अपराध करने का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ कर सकता हूं? द आंसर इज नो, आई कैन नॉट डू दैट। आई कैन नॉट डू दैट।
अल्टीमेटली हमें लॉ की बाउंड्री में ही चलना है, चाहे जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हम क्रिएट करना चाहे. वी आर फ्री टू पुट इन टर्म्स एंड कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट एज लॉन्ग एज they do not defeat the provisions of the law. They should be morally correct. Similarly, legality of consideration has to be seen. मतलब मैं आपको कहूं कि अगर आप मेरा घर खरीदने को तैयार हो जाते हैं तो मैं आपको तस्करी से लाया हुआ, स्मगल करा हुआ ओपियम दूंगा. The consideration is absolutely void. It is illegal. And an agreement which is not enforceable by law, it is not becoming a contract at all. So कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं. फ्री कंसेंट, agreeing to the same thing in the same sense, parties should be sound, parties should be major, that is competent parties are making the contract, the object and consideration are legal. These are certain aspects of a contract which most of us know about. What we are concerned with in this discussion is the blue pencil rule or the blue pencil test. अब ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर ब्लू पेंसिल रूल या ब्लू पेंसिल टेस्ट होता क्या है, समझाता हूं. अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास, we have a contract and there are certain terms, condition, provisions in the contract. There are certain terms, conditions and provisions in the contract. मान लीजिए एक पर्टिकुलर टर्म या कंडीशन है, लेट अस से नंबर 3, और ये जो टर्म या कंडीशन है नंबर 3, इट इज लेट अस से illegal, which will in turn of course be a void condition. पूरे कॉन्ट्रैक्ट में 4 टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन 4 में से लेट अस से नंबर 3 इज इलीगल, दैट मींस इट इज अ void कंडीशन. तो क्या करा जाए ऐसे में? हमारे पास 2 ऑप्शंस. We have 2 options in this situation. Either we should declare the whole contract unenforceable or void, or we can simply ignore the illegality. हम या तो उस इलीगैलिटी को इग्नोर कर दें, जो इलीगल टर्म या कंडीशन है या इलीगल पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, हम या तो उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दें, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इग्नोर कर दिया उसे कि चलो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का टर्म है, रहने दो, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं देंगे इस बात पे. या हमने पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट उठाया और उसको अनएनफोर्सेबल या वॉइड मान लिया. See, in our system of civilized jurisprudence, हमारी न्याय प्रणाली के हिसाब से हम इस ऑप्शन को तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते. We cannot ignore the illegality. No. We are bound by the rule of law and we cannot in any which way ignore the illegality. हम उस कॉन्ट्रैक्ट की इलीगैलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते, जब तक उसमें कोई ऐसा टर्म, ऐसी कंडीशन है जो अनअधिकृत है, जो विधि के प्रोविजंस के, विधि के प्रावधान के खिलाफ जाती है, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते. तो क्या करा जाए फिर? जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास बचा वो था हम पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को अनएनफोर्सेबल या वॉइड डिक्लेयर कर दें. वी डिक्लेयर द इंटायर कॉन्ट्रैक्ट टू बी अनएनफोर्सेबल और वॉइड. लेकिन जैसे ही हम पूरे कॉन्ट्रैक्ट को अनएनफोर्सेबल या वॉइड डिक्लेयर करते हैं, पार्टीज के लिए प्रेशर बढ़ जाता है, हम कोर्ट में जाएंगे कैंसिलेशन के लिए. साथ ही साथ जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, कॉन्ट्रैक्ट करने का जो बेसिस है, सो दैट देयर इज
a better sense of opportunities available in the society. We do not get into lot of technicalities. हमारे लिए एक बहुत कठिन कार्य ना बन जाए कि कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसको करवाना है, ऐसा करना है कि हम अपना बिजनेस ढंग से चला सके. हमारे लिए ये कठिन कार्य नहीं होना चाहिए. It should not be a very mammoth or a very burdening task for us. No, ये बहुत easy होना चाहिए. There should be ease of doing business in the society, so that people can explore opportunities and better opportunities for themselves. लेकिन अगर हम जाएं तो हम इलीगैलिटी को इग्नोर करेंगे नहीं, और करना भी नहीं चाहिए. होल कॉन्ट्रैक्ट को अनएनफोर्सेबल या वॉइड डिक्लेयर करते हैं तो सीधी सीधी शब्दों में हम बर्डन अपना बढ़ा रहे हैं, पार्टीज का बढ़ा रहे हैं, कोर्ट के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर आ जाएगा, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो ऑफ कोर्स इज गोइंग टू डिप डाउन. क्या करा जाए? अब इलीगल टर्म है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, क्या करा जाए? ऐसी किसी भी सिचुएशन में हमने ब्लू पेंसिल टेस्ट को या ब्लू पेंसिल डॉक्ट्रिन या प्रिंसिपल को इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है. कैसे लिया है और ये कहां से आया और इसका मतलब क्या है, अब इस बात पे चर्चा करते हैं. हमने ये कहा कि ठीक है, हम ये बात को मान गए कि यहां पर एक ऐसा टर्म या कंडीशन है जो कि इलीगल है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अल्टीमेटली अनएनफोर्सेबल हो जाएगा, और ये हम करना नहीं चाहते. ये हम करना नहीं चाहते. तो क्या करा जाए? हमने कहा हम एक ब्लू पेंसिल लेंगे और इस पर्टिकुलर टर्म या कंडीशन को हम यहां से स्ट्राइक आउट कर देंगे, हटा देंगे. भाई जब बाकी सारी चीजें बिल्कुल ठीक है तो हम सिर्फ एक टर्म या कंडीशन या किसी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की इलीगैलिटी की वजह से पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को अनएनफोर्सेबल क्यों डिक्लेयर करें? देखिए सेक्शन 24 की अगर हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इफ वी टॉक अबाउट सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत स्पष्ट है. पार्ट कंसिडरेशन या पार्ट ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं उसकी वॉइडेबिलिटी की, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट पे सीधा असर पड़ता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट पे सीधा असर पड़ता है. लेकिन हम पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को अनएनफोर्सेबल या वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते. ये बहुत बर्डनिंग टास्क हो जाएगा. तो हमने क्या कहा कि हम एक ब्लू पेंसिल लेंगे. एक मेटाफर है ये. इट इज नॉट एग्जैक्टली कि हम एक ब्लू पेंसिल लेके किसी चीज को काट रहे हैं. ये सिर्फ एक बोलने का तरीका है कि हम एक ब्लू पेंसिल लेंगे और उस पर्टिकुलर टर्म को या उस पर्टिकुलर पार्ट को जो कि इलीगल है कॉन्ट्रैक्ट में, उसको हम स्ट्राइक आउट कर देंगे, उसको हम वहां से सेवर कर देंगे, उसको हम वहां से डिलीट कर देंगे. बाकी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास एज इट इज है. इसको कहते हैं ब्लू पेंसिल रूल या ब्लू पेंसिल टेस्ट. जब हम ब्लू पेंसिल रूल की बात करते हैं तो एक केस था मॉलन वर्सेस मे ऑफ 1844. इंग्लिश केस है मॉलन वर्सेस मे. यहां पर ब्लू पेंसिल रूल को इस्तेमाल करा गया था, एंड इसको जनरली उस टाइम पे नॉन कंपीट क्लॉजेस जो होते थे उनके लिए इस्तेमाल करा जाता. नॉन कंपीट क्लॉजेस का मतलब वो क्लॉजेस जैसे कि अगर आप कहीं पर एम्प्लॉयड हैं, आप कहीं पर एक कर्मचारी हैं, तो एक क्लॉज लगा दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में कि यदि आप इस संस्था को छोड़कर जाते हैं तो आप फ्री हैं कि आप इस संस्था को छोड़कर जाएं, लेकिन आप मान लीजिए अगर यहाँ पे आप फूड पैकेजिंग का काम कर रहे हैं और आप फूड पैकेजिंग की संस्था से आप छोड़कर जाते हैं अपनी नौकरी को, तो आप 1 साल तक किसी भी और फूड पैकेजिंग की संस्था में काम नहीं कर सकते. तो इस तरीके के जो नॉन कंपीट क्लॉजेस होते थे उनको डिलीट करने के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे धारा 27 से सीधा सीधा ये चीज हिट होती है. पोस्ट एम्प्लॉयमेंट नॉन कंपीट क्लॉजेस जो होते हैं, अब एक व्यक्ति को आती ही फूड पैकेजिंग है और अगर वो एक संस्था को छोड़कर जा रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 1 साल तक वह व्यक्ति काम ही नहीं कर पाएगा. दूसरा कोई कृत्य, दूसरा कोई काम उस व्यक्ति को आता ही नहीं है, तो वह फूड पैकेजिंग का ही तो काम करेगा.
तो इस तरीके की सिचुएशन में जहां पे नॉन कंपीट क्लॉजेस को हमें सेवर करना होता था, उस टाइम पे हम ने 1844 में मॉलन वर्सेस मे के केस में ये ब्लू पेंसिल रूल या ब्लू पेंसिल डॉक्ट्रिन का इजाद करा। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम this particular term was used for the first time in Atwood versus Lamont. हमने इस्तेमाल तो कर लिया था इस डॉक्ट्रिन का, 1920 का केस है जहां पे टर्म ब्लू पेंसिल रूल was used for the first time. The term blue pencil rule was used for the first time in Atwood versus Lamont. That is a case of 1920. कोर्ट्स ने कहा कि आप पार्टीज की और कोर्ट की समस्या को बढ़ाइए नहीं, और यदि आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का जो कि वॉइड है या इलीगल है, उससे पूरे कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सेबिलिटी पे असर पड़ रहा है, तो आप क्या करें, आप उस पर्टिकुलर क्लॉज को या टर्म को डिलीट कर दें, वहां से हटा दें, ओमिट कर दें, स्ट्राइक आउट कर दें और कॉन्ट्रैक्ट को एज इट इज चलने दीजिए। दैट इज व्हाट इज नोन एज द ब्लू पेंसिल रूल। पर इसमें एक समस्या आई। समस्या ये कि मान लीजिए यू अप्लाइड द ब्लू पेंसिल रूल, आपने ब्लू पेंसिल रूल को अप्लाई करा, उसकी वजह से जो इलीगल पार्ट था उसको आपने वहां से ओमिट कर दिया या आपने उसको वहां से डिलीट कर दिया। अब प्रॉब्लम ये आई कि वो जो इलीगल पार्ट था, व्हाट इफ दैट इलीगल पार्ट फॉर्म्स लेट अस से अ कंसिडरेबल और नॉन सेपरेबल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। What if it forms a considerable, very important, non-separable part of the contract? वो एक ऐसा पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का कि जिसे आपने अगर उस कॉन्ट्रैक्ट से अलग कर दिया तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अस्तित्व का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। आप उस कॉन्ट्रैक्ट की यूटिलिटी जीरो हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, क्योंकि आपने उस ऐसे पार्ट को डिलीट कर दिया है वहां से, उसकी इलीगैलिटी की वजह से आपने कॉन्ट्रैक्ट के ऐसे पार्ट को डिलीट कर दिया है जिसकी वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट के पास कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है सरवाइव करने की, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस कॉन्ट्रैक्ट को आपको टेयर अप करना ही पड़ेगा, इसकी यूटिलिटी जीरो है। इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट का। तो तब क्या करा जाए? अब अंततः हमारे पास कोई चारा नहीं है बल्कि कॉन्ट्रैक्ट को हम अनएनफोर्सेबल या वॉइड ही डिक्लेयर करें, कैंसिल आउट ही करना पड़ेगा उस कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि जब आपने इलीगल पार्ट को हटाया और कॉन्ट्रैक्ट की यूटिलिटी खत्म हो गई, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग्स नाउ। अब कॉन्ट्रैक्ट का हमारे पास कोई भी इस्तेमाल नहीं बचा, उसका अस्तित्व लगभग ना के बराबर बचा है, उसका होना ना होना एक बराबर हो गया है। तो अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रख के क्या करेंगे? इट हैज टू बी कैंसिल्ड आउट। और ऐसे किसी सिचुएशन में, ऐसी किसी भी सिचुएशन में, देन ब्लू पेंसिल रूल इज नॉट अप्लाइड, इज नॉट एप्लीकेबल। यानी कि ब्लू पेंसिल रूल को अप्लाई करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that you have to check whether the part to be deleted, is separable or not. You have to see whether it is separable or not. Why do you have to see this?
Why do you have to see that whether it is separable or not? To check will the contract exist or be useful in its essence if the illegal part is deleted. भाई ये देखिए कि क्या वह कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट भी करेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट का हमारे पास कोई इस्तेमाल बचा है, क्या उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई यूटिलिटी है। अगर आपने उस इलीगल पार्ट को हटा दिया तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को यूटिलिटी बचती है आपके पास। ये चेक करना बहुत जरूरी है, ये चेक करना बहुत जरूरी है कि क्या उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई यूजफुलनेस है या नहीं। और इसको चेक करने का एक और भी तरीका है, इसको चेक करने का एक और भी तरीका है। यू कैन सी वेदर द पार्टीज would have entered into the contract if the illegal part was not present। हो सकता है वो इलीगल पार्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है कॉन्ट्रैक्ट का, वो इलीगल पार्ट जो है, जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का कि पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती ही नहीं एक दूसरे के साथ, वह संविदा एक दूसरे के साथ करती ही नहीं। अगर वह इलीगल पार्ट नहीं होता, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था और वो निकला इलीगल, तो अब आप क्या करेंगे, ब्लू पेंसिल रूल अप्लाई नहीं करेंगे। अब आप ब्लू पेंसिल रूल अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आप अगर ब्लू पेंसिल रूल अप्लाई करेंगे तो आप काम और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप पहले रेक्टिफिकेशन करवा रहे हैं, वहां पे जाके उसको डिलीट कर रहे हैं, ऑमिट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को, फिर आप समझ रहे हैं और फिर आगे जाके पता चला कि भाई उसको डिलीट करने की वजह से पूरे कॉन्ट्रैक्ट की यूटिलिटी ही खत्म हो गई, तो काम बढ़ गया। इसीलिए आप ये पहले चेक कर लेंगे कि क्या उस पार्ट को सेवर या डिलीट करने से कहीं ऐसा असर तो नहीं हो रहा है कि पूरा का पूरे कॉन्ट्रैक्ट की हमारे पास यूटिलिटी खत्म हो रही है। ये चेक करना बहुत जरूरी है। दिस हैज टू बी डेफिनेटली चेक्ड। एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, शिन सैटेलाइट पब्लिक कंपनी लिमिटेड वर्सेस Jain Studios. This is a case of 2006 of the Supreme Court. Some very important points were discussed here. One was that intention of the parties to the contract has to be examined. Intention of the parties to the contract has to be examined. क्या इंटेंशन है पार्टीज की, क्या वह इंटेंशन डिफीट तो नहीं हो रही है उस इलीगल पार्ट के ना होने से। अगर हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट नया बनेगा। फिर we have to see what is the intention of the parties, and that has to be given the utmost amount of importance. The court said we will look at substantial severability. And not टेक्सचुअल डिविजिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट की सिर्फ भाषा के तहत अगर आप उस पर्टिकुलर टर्म को डिलीट कर पा रहे हैं,
सिर्फ ये इनफ नहीं है. इट इज नॉट इनफ टू जस्ट सिंपली हैव टेक्सचुअल डिविजिबिलिटी कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज में ये लिखा है, हम इसको इजीली हटा सकते हैं. नो, दैट इज नॉट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. वी हैव टू सी the substantial severability. Is it possible? Is the substance of the contract going to survive if we delete that particular part? Is the contract supposed to survive even after deleting that illegal part? क्या उस illegal part को delete करने के बाद भी contract exist करेगा? अगर करेगा तब ब्लू पेंसिल रूल को अप्लाई करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे. द कोर्ट सेड वी विल नॉट सेवर, देयर विल बी नो सेवरेबिलिटी इफ इट गिव्स अनड्यू एडवांटेज टू समवन और इफ इट डिफीट्स द पर्पस. If it gives undue advantage, unfair advantage, or if the severability or striking out, if it defeats the purpose of the contract, तब हम blue pencil rule को apply नहीं करेंगे. We will not do any kind of severability. हम किसी भी तरीके की severability नहीं करेंगे. We will not do that. इसी केस में बॉम्बे हाई कोर्ट की एक जजमेंट थी. इट वॉज 1931 ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट. बाबा साहेब रहीम साहेब वर्सेस राजा राम रघुनाथ. वर्सेस राजा राम रघुनाथ, जहां पे ये बोला गया था कि अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे और अगर आप सेपरेट क्लॉजेस को देखेंगे, तो अगर वह सेपरेट क्लॉजेस जो हैं इंडिपेंडेंट फुटिंग पे हैं, तो वो बिल्कुल सेपरेबल होते हैं. आप उनको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं. मान लीजिए ये क्लॉज है जहां पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, फिर ये क्लॉज है जहां पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, यहाँ पे सिर्फ एक है, यहाँ पे दो हैं, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 है. तो ये जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप इन क्लॉजेस को अगर देखेंगे तो आप इनको सेपरेट कर सकते हैं. दे आर व्हाट यू टर्म एज सेपरेबल. इस जजमेंट को शिन सैटेलाइट वाले केस में कोर्ट भी करा गया था और कोर्ट ने कहा था कि वी विल फॉलो दिस प्रिंसिपल. हमें सोसाइटी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना है. वी डू नॉट वांट टू डेटर और मेक पीपल अफ्रेड टू कॉन्ट्रैक्ट. हमें उनको डराना नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने से कि अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो फिर से सारा का सारा बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा. नहीं, वी वांट टू प्रमोट दैट कॉन्फिडेंस टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, टू एंटर इनटू बिजनेस अरेंजमेंट्स. सर इतनी सारी बातें हुई, लेकिन हमें ये पता है कि भारत में जो भारतीय संविदा अधिनियम है 1872 का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के जनरल प्रिंसिपल्स तो वहां से डील होते हैं. तो अगर हम इस ब्लू पेंसिल रूल की बात करें, अगर हम इस ब्लू पेंसिल रूल की बात करें, तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें कहां देखने को मिलेगा? देखिए, अगर आप कहें डायरेक्टली आपको ये कहां देखने को मिलेगा, तो आपको ये डायरेक्टली या यूनिवर्सल एप्लीकेशन के साथ देखने को नहीं मिलेगा. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं मिलेगा. दिस इज अ कॉमन कंफ्यूजन दैट पीपल हैव. आपको डायरेक्टली या यूनिवर्सल एप्लीकेशन के साथ देखने को नहीं मिलेगा. हाँ, आपको दो ऐसे सेक्शंस या प्रावधान मिलेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जहां पे आप को झलक मिलेगी ब्लू पेंसिल रूल की. उसमें से पहला है सेक्शन 57, जहां पे बात हो रही है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की, दैट वेयर पीपल आर एंटर इनटू रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस. दे आर एंटरिंग इनटू रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, जहां पे एक जगह वह लीगल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं
और दूसरी ही जगह अंडर सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस, दे आर टॉकिंग अबाउट एन इलीगल ऑब्जेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये जो लीगल ऑब्जेक्ट है ये एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, यानी कि इट विल बी एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, और जो इलीगल ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। यानी कि इस इलीगल ऑब्जेक्ट को हम एक ब्लू पेंसिल से स्ट्राइक आउट कर देंगे। इस इलीगल ऑब्जेक्ट को हम एक ब्लू पेंसिल से स्ट्राइक आउट कर देंगे। ये सेक्शन 57 बता रहा है। लेकिन दिस इज related to reciprocal promises specifically. It is not related to all promises. It is not at all related to all promises. इसका एक एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन हमें सर जेम्स स्टीफन ही देते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और उन्होंने लिखा है, लेट अस से A agrees to sell to B his house for 10,000 rupees. And the reciprocal promise is that if A sells it to B as a gambling house, यानी कि वहां पे अगर गैम्बलिंग करने के लिए, गैम्बलिंग हाउस की तरह अगर वह बेचे, तो B is going to give rupees 50,000 to A. मैं 50,000 रुपए में खरीदूंगा अगर ये गैम्बलिंग हाउस की तरह आपने मुझे दिया। तो बहुत सीधे स्पष्ट शब्दों की अगर हम बात करें, यहां पर ये वाला जो पार्ट है ये लीगल है और ये रहेगा एज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट विल बी एनफोर्सेबल। बट अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो गैम्बलिंग हाउस वाला पार्ट है हम इसको स्ट्राइक आउट कर देंगे और यह रहेगा अनएनफोर्सेबल, ये रहेगा unenforceable and we will strike that particular clause out. क्यों? क्योंकि वो illegal है and it is going to be making the entire contract void. सेक्शन 24 हमें पता ही है। तो इसीलिए हम उस इलीगल पार्ट को डिलीट कर देंगे और बाकी सारी चीज हमारे पास एज इट इज रहेगी। एक और प्रोविजन है जो कि बात करता है ब्लू पेंसिल रूल की अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेकिन वहां पे भी आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं मिलेगी। You will not find universal application of the Indian Contract Act, and that is section 58 of the Indian Contract Act. वहां पे ऑल्टरनेटिव प्रोमिसेस की बात हो रही है। इससे पहले सेक्शन 57 में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस थी, यहां पे हम ऑल्टरनेटिव प्रोमिसेस की बात कर रहे हैं। जब भी ऑल्टरनेटिव प्रोमिसेस होंगी जिनकी एक ब्रांच लीगल है और एक ब्रांच इलीगल है, अगेन वी विल अप्लाई द सेम रूल। जो लीगल ब्रांच है इट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बी एनफोर्सिएबल, और जो भी इलीगल ब्रांच है हम एक ब्लू पेंसिल से स्ट्राइक आउट कर देंगे एंड इट विल बी void. It will be void and unenforceable. Again, Sir James Stephen gives us a very nice, straightforward and simple example. वो कहते हैं कि A और B के बीच में एक प्रॉमिस हुई है। A और B के बीच में एक प्रॉमिस हुई है। वो प्रॉमिस ये है कि A B को 1,000 रुपए देंगे। A is going to pay 1,000 rupees to B, and B in return is going to give A either rice or smuggled opium. Either rice or smuggled opium. तो भाई ये 1,000 रुपए में चावल देने के लिए तो हमने आपको मना नहीं करा, ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, इट इज गोइंग टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। बट जहां पे भी ये बात आई है स्मगल्ड ओपियम की, हम उसको कर देंगे स्ट्राइक आउट विद द ब्लू पेंसिल। इट विल नॉट बी एनफोर्सेबल एंड इट विल बिकम वॉइड। वेरी सिंपल।
57 एंड 58। देखिए ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस और अल्टरनेटिव प्रोमिसेस की बात हो रही है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको ज्यादा नहीं मिलेगी, बट according to judicial precedents, common prudence and logic, justice, equity and good conscience, the blue pencil rule has been recognized and even by the Supreme Court, as we have already discussed. तो आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं मिलेगी, पर आप डेफिनेटली सेक्शन 57 और 58 को यूज कर सकते हैं एज एन एग्जांपल। अब ये डॉक्ट्रिन जो है आपकी ब्लू पेंसिल रूल वाली, आपने कहीं ना कहीं इससे एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अगर आप देखेंगे वहां पर भी कुछ इसी तरीके की बात करी गई। जब भी हम किसी लॉ की बात करेंगे जो कि void है और inconsistent, if there is a law which is what inconsistent with part 3, that is the fundamental rights, when it is inconsistent with part 3, so what you will do is you will strike out that part of the law to the extent of its inconsistency. You will strike out that part of the law to the extent of its inconsistency. That means जितना पार्ट उस पर्टिकुलर लॉ का इनकंसिस्टेंट है, जो इनकंसिस्टेंट पार्ट है, इनकंसिस्टेंट विद पार्ट 3, जो इनकंसिस्टेंट पार्ट है उस लॉ का, दैट विल बिकम void or unenforceable. That will become void or unenforceable. सेम प्रिंसिपल यहां पे भी होगा कि अगर उस पर्टिकुलर पार्ट को जो इनकंसिस्टेंट है विद द फंडामेंटल राइट्स, इफ यू डिलीट दैट, सेवर दैट, इफ यू डिलीट दैट और सेवर दैट पर्टिकुलर पार्ट, और वो लॉ का कोई यूटिलिटी नहीं बचती, यानी कि लेजिस्लेचर उस लॉ को इनैक्ट ही नहीं करता अगर वो पार्ट वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, कोई यूजफुलनेस बची ही नहीं, तब हम पूरे के पूरे लॉ को ही डिक्लेयर कर देंगे वॉइड या अनएनफोर्सिएबल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी एज अ वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल देखने को मिलेगी। यहां पे अगर आप देखेंगे, so there are some very important and landmark judgments. You see FN Balsara versus State of Bombay. FN Balsara versus State of Bombay, जहां पे बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट की बात करी गई थी। The provisions of Bombay Prohibition Act were dealt with. Similarly, A.K. Gopalan, a very famous case, A.K. Gopalan versus State of Madras, where Section 14 of Preventive Detention Act was declared to be unconstitutional. Section 14 of the Preventive Detention Act was held to be violative of Articles 14 and 21 of the Constitution. Similarly, Kihoto Holohan versus Zachilu, that's a very recent case. Here, the 10th schedule of the Constitution was held to be constitutional, but the 7th paragraph of the 10th schedule was held to be unconstitutional. Why? Because this 7th paragraph was in direct violation of Article 368 Clause 2. यहां पे
आर्टिकल 368 क्लॉज 2 की बात करी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को अप्लाई करा गया, जो अमेंडिंग पावर्स हैं ऑफ द पार्लियामेंट उनके प्रोविजन से, क्योंकि डायरेक्ट कंफ्लिक्ट में था 7th पैराग्राफ टू द 10th शेड्यूल, इट वाज हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल. So we touched upon some constitutional aspects also, but essentially ब्लू पेंसिल रूल की अगर हम बात करें, पूरा कॉन्ट्रैक्ट को हमें अनएनफोर्सेबल नहीं डिक्लेयर करना है सिर्फ एक पार्ट की वजह से. हम चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट सरवाइव करे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े, इसीलिए हम सिर्फ एक पार्ट को ब्लू पेंसिल लेके डिलीट कर देते हैं, स्ट्राइक आउट कर देते हैं, काट देते हैं, ओमिट कर देते हैं. अगर वह लॉ या जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता उस इलीगल पार्ट के बिना, तो फिर हमारा ब्लू पेंसिल रूल को अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही अनएनफोर्सेबल डिक्लेयर हो जाएगा. सेक्शन 57, 58 डायरेक्ट एग्जांपल्स हमें मिलते हैं इसके रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस और अल्टरनेटिव प्रॉमिसेस के लिए इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अदरवाइज जो सैटेलाइट का केस है, दैट इज अ लैंडमार्क जजमेंट. इट वाज laid down in Mollin versus Maine 1844 and the term was used in 1920 in Atwood versus Lamont, and this has been continuously applied by courts in common law countries so that ease of doing business and contractual ease and the confidence in the parties to enter into contract and conduct their business is increased. आशा करते हैं this session has been useful for you, and we will come up with another very important session regarding a different dimension of the law so that all of you can benefit. Thank you so much.